देश में कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस भी कहर बनकर टूट रहा है। देश में अब तक आपको बता दें ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत इस ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस का शिकार वो लोग हो रहे हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिया गया या फिर जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे। इस बीच कुछ जानकार ये भी आशंका जता रहे हैं कि ऑक्सीजन संकट के दौरान इस्तेमाल में लाई गई इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कारण लोग ब्लैक फंगस का शिकार बने। दरअसल ज्यादातर वो लोग ब्लैक फंगस के शिकार बने जो कोरोना के इलाज के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। और कहा जा रहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी होने पर, आपको याद होगा, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल में लाया गया था। मेडिकल सिलेंडर की कमी पूरी करने के लिए इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल हुआ। कुछ ही इंडस्ट्रियल सिलेंडर को मेडिकल ग्रेड के लिए अपग्रेड किया जा सका। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन के मुकाबले जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो ज्यादा साफ होती है, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले इंडस्ट्रियल सिलेंडर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इंडस्ट्रियल सिलेंडर का रफ काम में इस्तेमाल होता है, हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इंडस्ट्रियल सिलेंडर में छोटे छोटे लीकेज जो होते हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। डस्ट पार्टिकल, नमी, लीकेज के कारण इंडस्ट्रियल सिलेंडर का मेडिकल के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सामान्य हालात में इंडस्ट्रियल सिलेंडर में सुधार और साफ सफाई किए बिना मेडिकल यूज में नहीं लाया जा सकता, लेकिन कैसी अफरा तफरी आपाधापी मची थी आप सब जानते हैं। इंडस्ट्रियल सिलेंडर को मेडिकल यूज के लिए अपग्रेड करने में वक्त और पैसा लगता है। ऐसे में इन चीजों को दरकिनार किया गया। जब देश में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रियल सिलेंडर का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सका। जानकारों के मुताबिक खराब इंडस्ट्रियल सिलेंडर से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा। इस बीच दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स की डॉक्टर हैं प्रोफेसर उमा कुमार, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कोरोना मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दिए जाने से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। ट्वीट भी किया उन्होंने। रूमेटोलॉजी के लाखों मरीजों के हफ्तों तक स्टेरॉइड्स का उन पर इस्तेमाल किया गया। ये देखिए डॉक्टर उमा कुमार का ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा है। लेकिन आगे वो कहती हैं लाखों मरीजों पर स्टेरॉइड्स का हफ्तों तक इस्तेमाल हुआ, लेकिन बीते हफ्तों में म्यूकोरमाइकोसिस के जिस तरीके से मामले बढ़े वो कभी नहीं देखे। कोविड के कारण कमजोर हुई इम्यूनिटी के कारण म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है या क्राइसिस के दौरान इस्तेमाल की गई इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से, ये सवाल उन्होंने उठाया है कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से या फिर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के प्रयोग से। सवाल यह है कि ब्लैक फंगस इतनी तेजी से आखिर क्यों फैल रहा है? क्या ऑक्सीजन संकट के बीच इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही खतरनाक साबित हुआ? और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको बता दें हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है, जिनसे जानेंगे कि वाकई ब्लैक फंगस फैलने की हकीकत क्या है भारत में। क्योंकि आप सुन रहे होंगे बार बार कि पूरे देश में कोरोना पूरे विश्व में कोरोना है, लेकिन भारत में ही ये हाल क्यों है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त, सीधा मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, MAMC मेंबर, लांसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर I7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर महिपाल सचदेव जी, फाउंडर, सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स, और डॉक्टर धीरज कपूर, एंडोक्रोनोलॉजी डायबिटीज स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, इसी पर आपका कमेंट चाहूंगी। जो डॉक्टर उमा शर्मा ने कहा, एम्स की डॉक्टर उमा शर्मा, वो कहती हैं और सवाल उठाते हुए कहती हैं, ये वो दावा नहीं कर रही लेकिन सवाल जरूर उठा रही हैं कि जो हमने सिलेंडर्स का यूज किया, जो कि कमर्शियल यूज के लिए सिलेंडर्स थे, ये उनकी वजह से फैला या फिर हमने जो स्टेरॉइड्स का यूज किया उसकी वजह से। इस सवाल का क्या जवाब है मैम, क्यों फैला फंगस? क्योंकि पूरी दुनिया में है कोरोना। तो देखिए, मैं आपको जितना भी सुन पा रही हूँ, मैं यही कहूंगी कि प्राइमरीली अगर हम रीजन देखें फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज मच मोर प्योरर। वी नीड टू गो मच मोर इनटू द डेप्थ ऑफ दिस। परंतु इसमें ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। वी हैव टू सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एंड इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स भी हैं। और जो ऑक्सीजन हम देते हैं, क्या हमने वाकई में डिस्टिल वाटर को या वाटर को रोज चेंज किया? ये भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें हमें
देखने की जरूरत है। परंतु मेरा ये अगला सवाल ये भी है कि कुछ केसेस हमने ब्रिटेन में भी देखे हैं जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को नहीं दिया है। तो जो मैं आपका सवाल समझ पाई हूँ उसके हिसाब से मैं अभी जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आवाज बिल्कुल आपकी बहुत कम आ रही है इस समय में। ठीक है मैम, मैं दुरुस्त करवाती हूँ, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो सवाल मैंने पूछा था। लेकिन डॉक्टर राहिल चौधरी साहब, मैं आपके पास आते हुए जानना चाहती हूँ, ये जो कुछ बता रहे हैं फिलहाल इस पर क्या कोई शोध चल रही है? क्योंकि कयासबाजी हो रही है, और बड़ी बात यह कि अगर हम कयासों पर चलेंगे तो फिर कितनी जल्दी इसकी रोकथाम हो पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या कोई शोध हो रही है? ऐसी कोई शोध कहती है कि वाकई क्यों ब्लैक फंगस इस प्रकार फैल रहा है? डॉक्टर राहिल, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही, हम डॉक्टर राहिल से दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन महिपाल सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, सुन रही है। जी सर, यही सवाल है मेरा आपसे, क्या इस पर कोई शोध चल रहा है सर? क्योंकि बहुत जरूरी है हम जल्द से जल्द इस पर कोई शोध करें कि आखिर ब्लैक फंगस क्यों फैल रहा है। अभी हमारे पास बस कयास है, कयास के आधार पर हम इलाज तो करते रहेंगे, लेकिन उस प्रकार का इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा इन केसेस में। तो क्या आप क्या मान के चल रहे हैं, कारण क्या है असल? जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं वो डेफिनेटली पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर हैं। अभी ये नोटिफाइबल डिजीज घोषित की गई है फॉर सेवरल स्टेट्स। तो ऑब्वियसली जब डिजीज नोटिफाई होती है तो उसके अंदर उसका कारण, उसकी एपिडेमियोलॉजी, उसकी डेमोग्राफिक्स वगैरह वो सारा कुछ मतलब के नोटिफाई होगा, और वो एक कंसोलिडेटेड डेटा आएगा जिससे कि मतलब जिसको आप रिसर्च कह रहे हैं तो वो रिसर्च का आउटकम उसमें आएगा। जो अभी तक चीज उभर के आई है उसमें ये 100% बिल्कुल नहीं है कि ऑक्सीजन हर व्यक्ति को दी गई है जिसको कि ये म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है या ब्लैक फंगस हो रहा है। देयर आर पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन नहीं भी दी गई, जिनके अंदर ब्लैक फंगस हो रहा है। और जैसे मेरे से पहले जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बोला, इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आई हैं, दैट 85% ऑफ द पेशेंट जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है वो डायबिटिक थे। सो सबसे बड़ी जो चीज निकल के आ रही है वो आ रही है डायबिटीज। नंबर 2 जो सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है वो आ रही है होम आइसोलेशन, और होम के अंदर स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं जो कि आई वुड से कि थोड़ा सा उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए। ये सबने बोला है कि जब तक साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो या स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो या माइल्ड केसेस में उनमें स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए। और काफ़ी हाई मात्रा में स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, इनहेलर के भी दिए जा रहे हैं, जैसे नेबुलाइजर वगैरह है, ब्यूडेनोसाइड वगैरह है या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ये दिए जा रहे हैं। अब ये देयर इज समथिंग ऑल्सो पॉसिबली डिफरेंट ऑफ द स्ट्रेन जो इस बार है, उसकी विरुलेंस कुछ अलग है। ये मानने की बात है कि पहले भी स्टीरॉइड दिए जाते थे बट अब भी स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं, बट ये मल्टी फैक्टोरियल चीज हो रही है कि डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उनका शुगर जो है वो मॉनिटर नहीं हो रहा, होम मॉनिटरिंग सब लोग नहीं कर रहे हैं, और स्टीरॉयड से कीटो एसिडोसिस होता है। दूसरी जो थ्योरी निकल के आ रही है वो आ रही है कि फेरेटिन के लेवल जिन पेशेंट्स में चेंज हो रहे हैं, फेरेटिन और जो जिंक के बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिंक और फेरेटिन और कीटो एसिडोसिस, जब शुगर बहुत बढ़ जाता है तो कीटो एसिडोसिस होता है। ये तीनों पदार्थ जो हैं ये फंगस को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। बाकी जो आपने बात करी है रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ दी ऑक्सीजन, मतलब के प्योरिटी के ऊपर एक अलग बात है, वो नहीं है, बट जिस तरह वो दी जा रही है पॉजिटिव प्रेशर से जाती है ऑक्सीजन वगैरह, तो अगर ये जो स्पोर्स हैं या जो फंगस है दिस इज अवेलेबल अक्रॉस द एटमॉस्फेयर। ये पहले भी होता था, अभी भी अवेलेबल है, और ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंट्रीज में ये ज्यादा होता है। तो ये अगर पुश किया जा रहा है और वनरेबल होस्ट है, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये भी जाएगा फंगस, बट उसमें इन्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी ये इन्फेक्शन को लड़ सकती है। मगर जो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है, नंबर 1 compromise is the corona infection. Number 2 compromise is the diabetes of the patient. Number 3 compromise is the excessive use of steroids for long term without monitoring the blood sugar. And the 4th factor could be obviously the lack of oxygen जो contamination free हो।
तो वो मतलब जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, अब वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलेंडर और हॉस्पिटल के सिलेंडर सब मिल गए हैं। तो सिंपल सा ये रिसर्च गवर्नमेंट को या किसी को लेनी चाहिए कि जो उससे ऑक्सीजन आ रही है उसमें स्पोर्स तो नहीं है, या वो मतलब के सिलेंडर काफी देर से यूज नहीं हुए थे तो उस चीज में आपका फंगस तो नहीं है जो कि अंदर फेफड़ों में या नाक में मतलब के पॉजिटिव प्रेशर से जा रहा है। ये डेफिनेटली इस चीज को देखना चाहिए, बट अभी इस चीज पे फिंगर पॉइंटिंग करना कि ये ही एक कारण है जिससे के केसेस बढ़े हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर महिपाल, बहुत कैटेगरिकली आपने बता दिया कैटेगराइज करके कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन डॉक्टर राहिल चौधरी से मैं आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। क्या मान रहे हैं सर आप, अभी तक की स्टडी क्या बताती है? 85% जैसा डॉक्टर महिपाल ने कहा कि ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि डायबिटिक रहे हों, आपकी स्टडी क्या कहती है सर? कारण क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज भी हो सकता है? देखिए, मेजॉरिटी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे HIV के पेशेंट्स हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, या जिनकी कोई क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ये लोग तो रिस्क पे हैं। लेकिन डायबिटीज में बेसिकली कोरोना में हो क्या रहा है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी वैसी शुगर कंट्रोल, साथ में उनको कोरोना हो रहा है और हाई डोज स्टेरॉइड चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि डायबिटीज अनकंट्रोलेबली हाई होती है, इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन के। तो अगर डायबिटिक पेशेंट स्पेशली जब उनको कोविड हुआ है, उनका इलाज चलता है, उस टाइम पे वो अपना शुगर को प्रॉपर्ली मॉनिटर रख के अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कॉन्स्टेंटली शुगर मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट में रहे, तो इसका चांस बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। ऑलमोस्ट अगर 100 लोग इफेक्ट होंगे ब्लैक फंगस से, तो हम 90 लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर हम शुगर मॉनिटरिंग ठीक करें। बाकी और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंटामिनेटेड जो वाटर यूज होता है, टैप वाटर यूज हो रहा है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में, वहां से इंफेक्शन आ सकती है, जो ट्यूबिंग है वहां से इंफेक्शन आ सकती है, हॉस्पिटल में एक्वायर हो रही है। तो ये अभी तक थ्योरेटिकल और स्पेक्युलेटरी बातें हैं, अभी इनका कोई बहुत पुख्ता हमें सबूत नहीं। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं के, वो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स, मेजॉरिटी केसेस। तो डायबिटीज तो ऑफकोर्स है ही एक बहुत बड़ा रिस्क। जी, अब डायबिटिक पेशेंट्स की जब हमने बात की है, लेकिन डॉक्टर धीरज कपूर सर, आपको जोड़ते हुए, इंडिया में द मोस्ट अफेक्टेड डायबिटिक पीपल हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन डायबिटिक पीपल तो दूसरी कंट्रीज में भी हैं, और जिस प्रकार का अभी अगर आप अनुपात देखें भारत और इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, अब वो अनुपात कम से कम उस लेवल का तो नजर आता, कोई कंपैरिजन तो नजर नहीं आता है। भारत या फिर मैं अमेरिका की बात कर लूं, चाइना खैर छोड़ दीजिए, अमेरिका की या यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले, वो अनुपात भी नजर नहीं आता। तो क्या इस पर निर्भर हुआ जा सकता है, इस तथ्य पर कि ये डायबिटिक की देन है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ब्लैक फंगस बिल्कुल भी नई चीज नहीं है, बिल्कुल भी नई नहीं है। और राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ये एक बीमारी है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखी जाती है। अब इत्तेफाक की बात कहें या साइंटिफिक बात कहें कि डीकेए में भी शुगर्स हाई होती हैं और आयरन लेवल्स हाई होते हैं, और यही चीज पाई जा रही है कोविड में। अब क्या है कि डायबिटिक कोविड पेशेंट, ऊपर से स्टेरॉइड्स, तो उससे शुगर्स बहुत हाई होती है। आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में फेरिटिन लेवल्स करते हैं मॉनिटर। फेरिटिन वो चीज है जो बताती है कि हमारी बॉडी में कितना आयरन कंटेंट है। तो हाई फेरिटिन, हाई शुगर, पूरा का पूरा आपके लिए मसाला तैयार है फॉर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। जो मुझे लग रहा है कि स्टेरॉइड्स का एक ओवरजेलस यूज, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है स्टेरॉइड का। जैसे डॉक्टर सचदेव ने कहा कि कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें स्टेरॉइड देना है, लेकिन स्टेरॉइड ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो मात्रा प्रिस्क्राइब्ड है उससे अधिक यूज हो रहे हैं, और जो दिन प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा दिए जा रहे हैं। मैं बता सकता हूं कि डायबिटीज में अगर स्टेरॉइड दिया जाए तो इंसुलिन तक से बहुत मुश्किल होती है शुगर कंट्रोल करनी। 4-4, 5-5 जाती है शुगर, कुछ लोगों को कीटोन्स बन जाते हैं। तो ये रीजन है। लेकिन जो अपने को अलग करता है अमेरिका से या और जो विकसित देश हैं उनसे, वो ये है कि हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
इसमें हम चाहे माइंड कर जाएं कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, लेकिन हाइजीन बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, फंगस हवा में है, हमेशा से थी, लेकिन जो इम्यूनिटी में कमी है वो हमेशा से नहीं थी। तो इम्यूनिटी में कमी क्या हुई? स्टेरॉइड्स दिए गए, कोविड अपने आप में करता है, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो फंगस वहां ज्यादा पनपेगा, और कोई भी हल्का सा एब्रेजन, जिसे बोलते हैं कट, अब कट ये नहीं कि बड़ा, हल्का सा जो माइक्रोस्कोपिक कट है, अगर वो भी हुआ, चाहे नाक में हुआ चाहे ऊपर तालू में हुआ, वहां से फंगस जो है अंदर बढ़ जाएगी, और फिर नाक में, तालू में, और ऊपर इवन दिमाग में, जैसे बोलते हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, या आंखों में, इन सब में असर कर सकती है। तो ये जानना जरूरी है। ये हमेशा से थी, लेकिन अब जो नया हुआ है स्टेरॉइड्स, शुगर्स, और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पुअर हाइजीन भी है जो इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला मैम, जो सर ने कहा वो एक फैक्टर नजर आता है। अगर आप ओवरऑल देखें दूसरी कंट्रीज के साथ अगर आप कंपेयर करें, हाइजीन को तवज्जो न दिया जाना, क्योंकि जब हम इन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स है, एक तो वक्त लगता है इसकी साफ सफाई में, उसमें पैसा लगता है, और हम सबने देखा किस प्रकार की आपाधापी मची। अचानक से सिलेंडर्स की दरकार पड़ी, अचानक बंद किया गया, कंपनीज को कमर्शियल यूज नहीं होगा, उसके बाद वो सिलेंडर्स मंगाए गए, लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई, उनको ठीक तरीके से साफ ना करना, काफी समय से पड़े होंगे उनका इस्तेमाल, ये क्या मेन फैक्टर है? डायबिटीज एक हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये ज्वाइन करके एक ज्यादा गंभीर फैक्टर साबित हो रहा है इंडिया के लिए? आपका क्वेश्चन फ्रॉम द रिसर्च पर्सपेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें देखना चाहिए, परंतु मैं आपको कहूंगी कि बहुत सारे मरीज जो डिस्चार्ज होके घर गए, उनका, क्योंकि ये अक्सर उनमें देखा गया कि डायबिटीज उनका कंट्रोल में नहीं था, स्टेरॉइड यूज इनडिस्क्रिमिनेट था, घर की कंडीशंस, होम कंडीशंस भी हाइजीनिक नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे कन्वलेसेंट पेशेंट्स में भी हमने देखा कि जिसमें म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी कॉमन था। तो अभी हमें जो है इसमें हमारे को मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है और मल्टी इटियोलॉजिकल स्टडीज़ की ज़रूरत है देखने की कि कौन सा फैक्टर, ये हमारी सब हाइपोथेसिस हैं कि हमने ऑक्सीजन दिया, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी आप देखेंगे तो इट इज़ 99.6% प्योर, इट इज़ बेटर देन नॉर्मल ऑक्सीजन विच यू आर टॉकिंग, जिसमें कि हमारी 77% नाइट्रोजन होती है। हम ऑक्सीजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर उन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल हुआ करता था। हाँ आशा, परंतु आपको हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि बेसिकली हम एक फैक्टर की आज बात नहीं कर रहे, मरीज अस्पताल में है, उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन वैसे ही है कोविड इन्फेक्शन की वजह से, और प्लस उसके साथ में उसका हो सकता है डायबिटीज भी अनकंट्रोल्ड हो, स्टेरॉइड्स लेके आया, ये डिस्चार्ज के बाद भी हम देख रहे हैं बहुत सारे मरीज, काफ़ी सारे मरीज ऐसे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी, और ये म्यूकर जो है हर जगह है, आप देखेंगे फर्नीचर में भी है, कारपेट्स में भी है, आपकी नेजल कैविटीज में भी है। तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ऑफ कोर्स कोई भी हाइपोथेसिस को हमें पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से नकारना नहीं चाहिए, उसकी डेप्थ में हमें जाके जरूर देखना चाहिए कि ये फैक्टर भी है कि नहीं है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ डॉक्टर राहिल को इसमें जोड़ते हुए। सर, हमने पहला वेव भी देखा था, लेकिन एक चीज जो अंतर नजर आता है, पिछली बार म्यूकोरमाइकोसिस इस स्तर का हमें नहीं नजर आया जितने अनुपात इस बार देखने को मिल रहा है पिछली बार, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने इतने अनुपात में यूज नहीं किए, ये एक अंतर नजर आता है। वो ऑक्सीजन, लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी जो इस बार नजर आ रही है, और ये भी एक कारण कि इस बार, क्योंकि कितने दिन बाद म्यूकोरमाइकोसिस अटैक कर रहा है, ये अपने आप में एक रिसर्च की बात है। अगर कोई जिसको ऑक्सीजन लगा वो ठीक हो गया, वो घर जा रहा है, आखिर कितने दिन बाद वो घर के जो एटमॉस्फेयर है उस वजह से म्यूकोरमाइकोसिस से उसको खतरा हो रहा है, या फिर अस्पताल से ही संक्रमित हो चुका था, आने के बाद अटैक हुआ, ये भी तो एक अपने आप में पॉइंट है जिस पर विचार किया जाना चाहिए शोध के लिए। देखिए, इसमें हमें ये समझना है कि जब लास्ट टाइम कोविड की वेव आई थी, उस टाइम भी कुछ लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था, लेकिन उस टाइम केसेस इतने कम थे कि ये बात कभी न्यूज में या चर्चा में नहीं आई। दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं, इस बारी की वेव में लोगों ने सेवा के भाव से सड़कों पे भी डिस्ट्रीब्यूट करे, फुटपाथ पे भी लोगों को ऑक्सीजन मिली, तो इस पॉइंट को हम कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि हो सकता है ऑक्सीजन कंटामिनेट हो गई हो जब इस तरह से ऑक्सीजन दी गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सेकेंड वेव कोविड, तो वो समझना है कि सेकेंड वेव में लोगों ने स्टेरॉइड बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करा है या लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन करी है स्टेरॉइड।
तो जैसे ही ये बात पता चली कि स्टेरॉइड एक मैजिकल ड्रग है कोविड की ट्रीटमेंट में, लोगों ने अपने आप को प्रिस्क्राइब करा है, अंधाधुंध बिना किसी डॉक्टर से बात करे अपने आप को स्टेरॉइड से प्रिस्क्राइब करा है। उसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के केसेस जो है ब्लैक फंगस के, वो बहुत ज्यादा इस बार मिल रहे हैं कंपेयर करें हम लास्ट टाइम की। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमें इंडिया में इतने ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, बाहर क्यों इतने ज्यादा मिल रहे हैं, अगेन इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया में जो आप दवाइयां हैं वो बस आप फार्मेसी में जाके खरीद सकते हो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हमारे यहाँ पे मेडिसिन मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब करना है, बस यूट्यूब पे देखा या किसी जगह पे देखा कि स्टेरॉइड खाने से ठीक हो रही है प्रॉब्लम, लोगों ने जाके स्टेरॉइड ले लिया, वहां पे 40 ग्राम प्रेडनिसोलोन था, वो उन्होंने 40 ग्राम का मेट्रोल खा लिया, इसकी वजह से हाई डोज हो गई और ज्यादा केसेस हमें ब्लैक फंगस के मिलने लगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम हमें हुई है ये मेनली सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से है, और कोई रीजन ये कि हमें इतने ज्यादा केसेस मिले। डॉक्टर महिपाल, ये स्टेरॉइड्स का यूज तो सर बाहर भी होता है, तो क्या आखिर स्टेरॉइड्स बाहर के लोगों में जो डायबिटिक पेशेंट्स भी रहे हों उनमें भी इस प्रकार का असर कर सकता है? तो ये जो सब बता रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में हम ये देखते हैं कि व्हाट्सएप पर भी हमें एक प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, हम उसके आधार पर जाते हैं, दवाई लाते हैं, खरीद लिया, ये टेंडेंसी है भारत में, लेकिन बाहर के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो क्या वो असर नहीं कर सकता कि बाहर में भी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर भी तो हम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, कोई केस देखने को नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? जो आप क्वेश्चंस और पॉइंट्स रेज कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, मैं उनसे मतलब कि ये हमें बिल्कुल इसके ऊपर सोच विचार और रिसर्च करनी पड़ेगी रिगार्डिंग दी एपिडेमियोलॉजी, रिगार्डिंग दी इटियोलॉजी कि भाई ये क्यों हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जो मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं दर्शकों के, कि म्यूकर एज इट इज इंडिया में इवन बिफोर कोविड की परसेंटेज या नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखें एज कंपेयर टू यूएस डेवलप्ड कंट्री हैज ऑलवेज बीन मोर, मतलब कि अगर बाहर के मुल्कों में एक केस होगा तो हिंदुस्तान में 10 गुना केस होते थे पहले भी। इसमें ह्यूमिड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, उसके अंदर पनपते हैं फंगस, जैसे बरसात का महीना आता है तो आप देखते हैं फफूंदी लग जाती है, वो फंगस होता है, मतलब कि कपड़ों पे लग जाती है जो कुछ भी है। तो उस प्रकार का इंडिया में हमेशा एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव रहा है, या ज्यादा फंगस है अवेलेबल एटमॉस्फेयर में, मैन्योर खाद में, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसके करके हो सकता है, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर पहले एपिसोड से देखा जाए कोविड का, इट वॉज ओनली इन आफ्टर 3-4 months जबकि कोविड की वेव पीक कर रही थी कि तब स्टडीज आ रही थी कि स्टीरॉयड्स का यूजफुल बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो स्टीरॉयड्स जब पहले दिए गए थे तो वो सोचे समझे दिए गए थे, और 3-4 महीने के बाद शुरू हुआ था उसका उपचार या उसका यूज, और नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग में थे, उस टाइम बेड्स की इतनी एक्यूट शॉर्टेज नहीं थी। अब ये सारा जो इशू है ये आज की तारीख में जैसे कि बोला गया है, घर के अंदर इनजुडिशियस यूज, प्लीज डू नॉट सेंड दिस मैसेज के स्टीरॉयड्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कोविड ट्रीटमेंट इन केसेस वेयर दे आर इंडिकेटेड। ये सबसे जरूरी बात है कि जिस केस में इंडिकेशन है, पहले, दूसरे, 5वें दिन, पहले 7 दिन तक नॉर्मली स्टीरॉयड्स नहीं दिए जाते क्योंकि वो वायरीमिया को भी खराब करते हैं, यानी कि वायरल लोड बढ़ाते हैं। अगर आपको साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बुखार रह रहा है ज्यादा लगातार वगैरह, तब उसमें स्टीरॉयड दिए जाते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो पहली बात यह है कि एज इट इज इंडिया इज प्रोन टू मोर म्यूकरमाइकोसिस इवन विदाउट कोविड। We do not know whether the mutant gene is causing more thrombosis. Thrombosis और vessels की inflammation is an integral part in mucormycosis, जिसमें necrosis होता है टिश्यू का, which is different from other fungus जैसे aspergillus वगैरह का है, उससे फर्क होता है। इसमें necrotic tissue, gangrenous tissue बनता है। तो हो सकता है इसका interplay with the new mutant of the virus is there, which has not been there in the other countries. तीसरी बात जो बोली गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि इंडिया में अगर एक व्यक्ति डायबिटिक है, एक और व्यक्ति प्री डायबिटिक है और एक और व्यक्ति है जिसको पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है, तो इवन कोविड इन्फेक्शन पर से इज रिड्यूसिंग, जो बॉडी में खुद इंसुलिन बनती है उसका जो असर होता है बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं हो रहा है या कम हो जाता है। तो एज इट इज कोविड से इंसुलिन की मात्रा जो है वो नॉन रिक्वायर्ड लेवल तक हो जाती है, या उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क कम हो जाता है, तो शुगर बढ़ जाती है। दूसरा, आपने स्ट्रेस हुआ। तीसरा, आपने
जो आज की तारीख में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी दिए जा रहे हैं। हम सिर्फ स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, बट देयर आर अदर इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड नाउडेज व्हिच वर नॉट यूज्ड टू दैट एक्सटेंट। टॉक्सिलोबिन वगैरह जो है, जो पहले पिछले साल इतनी यूज नहीं हुई है, वो यूज हो रही हैं। तो ऑक्सीजन is definitely one thing which has to be looked into, and if we even adopt hygiene now, at least one of the confounding factors can be removed. तो अगर हम बेशक जो ऑक्सीजन नेजल प्रॉन्ग्स जा रहे हैं उसको नहीं बदल रहे हैं, या पानी के थ्रू जिसके थ्रू जो ह्यूमिडिफाई हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटर्स बिके हैं वगैरह, उसके जो पानी होता है उसके लोगों ने उसकी इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह नहीं फॉलो हुई हैं, तो वो एक कंपाउंडिंग फैक्टर हट सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये मल्टी फैक्टोरियल रीजंस हैं जिसके करके के ये ब्लैक फंगस बढ़ा है। बट डेफिनेटली दिस इज ट्रू, वी हैव टू लुक इनटू इट। इंडिया में जितने ब्लैक फंगस के केस हुए हैं, या जिसको बोला जाता है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल सिंड्रोम, वो फार मोर है देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। इवन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज भी आप ले लीजिए, तो जितने इंडिया से रिपोर्ट हो रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ महामारी या पेंडेमिक। 10,000 केस हो चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें इंसान की जान जा सकती है जी। और अगर जान आप बचाते हैं तो आपको से एक्सेंट्रेशन करना पड़ता है, आंख निकालना पड़ता है, दांत, जबड़ा, नाक वगैरह, वो परमानेंट डिसफिगरमेंट रह जाती है, इंसान की साइकी खराब होती है, मेंटली पर्सन इज नॉट एबल टू बेयर अप टू दैट डिसफिगरमेंट। तो ये डिजीज ऐसी है व्हिच इज अ वेरी फेरोशियस डिजीज। सो वन डराने वाली बात है, और इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप सब विशेषज्ञों के माध्यम से लोग समझ पाएं, क्योंकि महामारी वैसे ही 11 राज्य से घोषित कर चुके हैं। लेकिन अभी जब हम कयासों पे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर धीरज, हमें इन्हीं कयासों के आधार पर खुद को तैयार करना पड़ेगा इस स्थिति से फाइट करने के लिए। तो जब मानिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अगर लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अस्पताल अगर ऐसे सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कमर्शियल यूज के हैं, किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? घर पर भी लोग एक तो किन बातों का, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज करते समय या इस प्रकार के अगर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? कैसे साफ सफाई उसकी की जा सकती है? किस चीज का इस्तेमाल बेहतर होता है? और क्या अस्पताल, हर एक अस्पताल इन चीजों की निगरानी रखते हैं, या वहां पर भी हिलाहवाली होती है? मैम देखिए, पहली बात तो ये जो मैंने पहले कहा था हाइजीन, तो उसमें मेरा तात्पर्य पर्सनल हाइजीन से था, ना कि ऑक्सीजन या इन सब चीजों से, है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि कई बार स्टेरॉइड्स इनहेल करते हैं या पफ्स लेते हैं स्टेरॉइड के, तो हम बोलते हैं कि उसके बाद आप गरारे करिए, जिससे कि वहां पे स्टेरॉइड पार्टिकल्स ना जमे और वहां पे फंगस अपना घर ना बना पाए। अब जहां तक बात है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, देखिए सिलेंडर्स पे इतना प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि ट्यूबिंग है, या जो मास्क हैं, या जो ह्यूमिडिफायर में वाटर है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है वो। तो जो मेरा मानना है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम हो गए आर्टेमिस या और अच्छे नर्सिंग होम्स हो गए, आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनको। लेकिन गांव में या लोग जो अपने घर में ये सब कर रहे हैं, वो कितना ध्यान दे रहे हैं, ये एक डिबेट का विषय। सरकारी अस्पताल को भी जोड़ लीजिए, वो एक डिबेट का विषय बन सकता है। तो मैम इसमें यह है कि हाइजीन रखें, समय समय पर पानी बदलें, मास्क की हाइजीन रखें, और ट्यूबिंग्स हो तो चेंज करें उनको। लेकिन उससे पहले अपने आसपास की जो हाइजीन है वो बहुत मेंटेन करें। अगर गांव में है, हम देखें कितना काउडंग होता है, कितना फर्टिलाइजर होता है, कितने रॉटिंग वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब एक नीडस है इस फंगस के लिए। और अगर हम घर देखें तो धूल गर्दा, जो हमारे कुशन्स हैं, जो सोफा सेट्स हैं, उन सब में भी ये फंगस होती है। यही तो मैं कह रही हूँ सर कि ये स्थितियां तो पहले भी थी, सब कुछ तो एज इट इज था ना पहले, सिर्फ एक चीज बदली है तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं, स्टेरॉइड्स का इनजुडिशियस यूज, स्टेरॉइड्स का ओवर यूज, और स्टेरॉइड्स का ओवर द काउंटर अवेलेबल होना। ये जो ओटीसी वर्ड है हम भूल जाते हैं। हर आदमी, कोई भी आज की तारीख में किसी भी दुकान से डेक्सामेथासोन खरीद सकता है, उसे पर्चा नहीं चाहिए। और जो छोटे शहर में डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड, जो एमबीबीएस नहीं है, हर मर्ज का दवा, कल मैं व्हाट्सएप देख रहा था, हर मर्ज की दवा है क्लोरफेनरमीन और डेक्सामेथासोन। तो क्या होगा? तो नंबर 1 डायबिटिक है पेशेंट, इम्यूनिटी कम।
नंबर 2 कोविड हुआ, इम्यूनिटी कम। नंबर 3 लिम्फोसाइट्स कम हुए, इम्यूनिटी कम। नंबर 4 स्टेरॉइड्स दिए, तो बेचारा पेशेंट करेगा तो क्या करेगा? स्टेरॉइड ज्यादा यूज हुए हैं, इंजुडिशियस हुए हैं और हर आदमी यूज कर रहा है। तो लास्ट ईयर थे, पर लास्ट ईयर ये सब फैक्टर्स नहीं थे। लास्ट ईयर जुडिशियस यूज था क्योंकि हम उस समय उभर रहे थे कि हाँ स्टेरॉइड्स काम कर सकते हैं। अभी सबको हिंट मिला तो लेफ्ट राइट सेंटर एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज गेटिंग स्टेरॉइड्स। दैट इज द प्रॉब्लम वेदर यू नीड और नॉट। मैं इन स्टेरॉइड्स को लेकर के थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहती हूँ डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम। कौन से, अगर आप ये लोगों को बता पाए, कौन से ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जिनको प्राथमिक फेज में अवॉइड करना बेहतर होगा, और अगर क्वांटिटी पर भी कुछ बता पाए, क्योंकि लोग जैसे सर ने कहा खरीद ले रहे हैं, घर में ला रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन क्या अंदर उनके इम्पैक्ट आ रहा है वो उसको तो ध्यान नहीं दे सकते। देखिए, चाहे वो डेक्सामेथासोन है, चाहे वो प्रेडनिसोलोन है, जितनी भी ओवर द काउंटर हमारे स्टेरॉइड्स हैं, उनका बिना प्रिस्क्रिप्शन के पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन होना ही नहीं चाहिए। हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं वो तरह तरह के हैं। आप देखिए कि स्टैंड अलोन प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल में प्रोवाइडर्स हैं, और बाकी हमारे और भी सेक्शन के प्रोवाइडर्स हैं जो कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं। जैसे कि डॉक्टर धीरज ने भी बताया कि उसी स्टेरॉइड इज वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमनली यूज एंड इनडिस्क्रिमिनेटली यूज। और क्योंकि हमारे केवल एलोपैथिक लोग ही नहीं यूज करते, बल्कि बाकी सेगमेंट्स के भी लोग, तरह तरह के जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ओवर द काउंटर सेल जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। दूसरा, हमारी प्रिस्क्राइबिंग जो हैबिट्स हैं डॉक्टर्स की, वो भी ज़रूर ऑडिट होनी चाहिए कि, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि बेसिकली डॉक्टर महिपाल ने कि वी नीड टू स्टार्ट एट 6th day 7th day, सभी ने यही बताया करके। सो व्हेनेवर देयर इज अ नीड, व्हेनेवर देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, तभी हमें शुरू करना चाहिए। और हमारी गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं, तो ये नहीं कि हम ये सोचें कि स्टेरॉइड्स जो है अभी हम केवल कोविड के चक्कर में नहीं, हम वैसे भी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब बहुत सारी चीजें जब मिलके एक जो है रिस्क फैक्टर बनाती है। मैम, नीड किन स्थितियों में आती है स्टेरॉइड्स की? हाँ जी, नीड किन स्थितियों में आती है स्टेरॉइड्स की? क्योंकि लोगों का ये बिलीफ है कि एक आप पोटली बनाते हैं 10 दवाइयों की, जिसमें आप स्टेरॉइड डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर की दवाई डालते हैं, तो आपकी 8-10 ड्रग की कॉम्बिनेशन है। जबकि आप देखेंगे होम ट्रीटमेंट में आपको केवल 2 या 3 दवाइयों की ज़रूरत है, यानी कि केवल फीवर की ज़रूरत, मेडिसिन की ज़रूरत है। अब हमने आइवरमेक्टिन का प्रयोग करना शुरू किया और मल्टीविटामिन एंड जिंक, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हमने आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के किट में भी, जब हमने रूरल एरिया की गाइडलाइंस बनाई है तो उसमें भी डाला है। कुछ भी स्टेरॉइड्स का कहीं भी मेंशन नहीं है। स्टेरॉइड्स केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा अस्पताल में ही इन मरीजों को देना चाहिए, क्योंकि अब कोविड के चलते चलते जब हम दूसरे चरण में आ गए हैं तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा, लोग सोचते हैं कि बहुत सारी, क्योंकि हमारी लार्ज कंट्री है, हमने म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी देखे हैं, हमने बहुत इन्फेक्टिव स्ट्रेन्स भी देखे हैं, तो काइंड ऑफ हमारा जो है इस टाइम में, एंड इवन आवर मेंटल मेकअप इज ऑल्सो क्वाइट वेरी, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है डिप्रेशन के भी शिकार हैं, तो मल्टीपल कंसल्टेशंस भी बहुत कॉमन हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर हमें देखना पड़ेगा कि जिसमें कि स्टेरॉइड्स का बहुत अहम रोल है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ का बहुत अहम रोल है, और बिल्कुल ही प्रिस्क्राइबिंग जो हैबिट्स हैं बहुत कम से कम और जितनी रेलेवेंट है उतनी होनी चाहिए, जो कि हमारी गाइडलाइंस भी बहुत ब्लैक एंड वाइट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी दी गई हैं, और साथ में बेसिकली एम्स की वेबसाइट पे भी है, ICMR की वेबसाइट पे है, और रोज उन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को लोगों तक लाया जाता है। डॉक्टर राहिल, हमारा सो मैं अब आपको जोड़ना चाहती हूँ और एक चीज समझना चाहती हूँ, जब स्टेरॉइड्स की एक तय क्वांटिटी तय है, मतलब आप इतना आपको लेना है, ये डॉक्टर्स बताते हैं, हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर भी अगर इम्यूनिटी पर असर करता है तो एक आम आदमी क्या करे, क्योंकि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल तो करना ही है, तो फिर तो ऐसे हर एक व्यक्ति खतरे में है, क्या करेगा कोविड फिर पेशेंट? हर व्यक्ति को स्टेरॉइड नहीं देने हैं। आपने जो इंडिकेशन पूछी है उसका मैं जवाब देता हूं। IL-6, इंटरल्यूकिन 6, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आपका जो व्हाइट सेल काउंट है, फीवर लगातार रहना और ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना, ये और छाती के अंदर चेस्ट की CT के ऊपर अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है तो ये इंडिकेशंस हैं जिनमें स्टेरॉइड दिया जाता है। सर एक बार फिर बताइए प्लीज।
सॉरी, एक बार फिर सर इसे रिपीट कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए, किस केस में स्टेरॉइड्स लेने हैं? मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजन के मार्कर्स बॉडी में होते हैं, वो ब्लड के टेस्ट के जरिए देखे जाते हैं। उसमें इंटरल्यूकिन 6 है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये 2 इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं। अगर ये मार्कर्स बढ़ रहे हैं, दूसरी बात, अगर आपका बुखार 7 दिन से ज्यादा रह रहा है और मतलब 102, 103 बढ़ रहा है, वो एक इंडिकेटर है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपकी गिर रही है तो वो एक इंडिकेटर है। और अगर आपकी छाती या फेफड़ों के अंदर निमोनिया हो रहा है, जो कि कैट स्कैन पे पता चल रहा है, और साथ में इन्फ्लेमेशन है और ब्लड सेल्स जो हैं, जो आपके जो बताया है बार बार, जो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, वो इंडिकेशंस हैं स्टीरॉयड देने की। ये नहीं है कि पेशेंट को कोविड डायग्नोज हुआ और उसको स्टीरॉयड दे दिए जाएं। स्टीरॉयड्स आर लाइफ सेविंग। हमको ये मतलब जो बार बार एक स्टीरॉयड की बात हो रही है, इससे लोगों में ये नहीं जाना चाहिए कि स्टीरॉयड्स नहीं देने चाहिए। स्टीरॉयड्स देने हैं, मगर जुडिशियसली देने हैं और इंडिकेशंस पे देने हैं। अगर इंडिकेशन हो, और घर पे भी दिए जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एडमिशन करके ही उनके देने हैं। मगर घर में लोग ब्लड शुगर मॉनिटर नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका ब्लड शुगर जो है वो डिरेंज हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टीरॉयड्स का जुडिशियस यूज लाइफ सेविंग होता है। और स्टीरॉयड्स कोई भी हो, आपने जो सवाल पूछा, बीटामिथाजोन हो, डेक्सामिथाजोन हो, प्रेडनिसोलोन हो, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो, कोई भी स्टीरॉयड ये भाई बहन है। ये सब के सब इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। तो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड्स, 7 दिन दिया, 5 दिन दिया, आपके पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं और आपका बुखार उतर गया है, तो उसको बहुत जल्दी टेपर कर देना चाहिए। एक और चीज हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टीरॉयड्स के। स्टीरॉयड चालू तो हो गए, मगर वो चलते रहे 5 हफ्ते 6 हफ्ते। तो जैसे ये जो केसेस आ रहे हैं कोविड के, ये म्यूकर के, ये 3-4 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। और एक चीज आपने और करी थी, जो चीज मैं मतलब कल हमारी एक काफी डिस्कशन हुई है सरकारी अस्पतालों को लेके। इनके अंदर जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं एलएनजेपी के अंदर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, दे आर नॉट पेशेंट्स हु हैव बीन ट्रीटेड, ओनली 2 or 3 पेशेंट्स आर दोज हु हैव बीन ट्रीटेड इन दैट हॉस्पिटल पर से। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर जिनको होम केयर मिला है और या वो किसी और हॉस्पिटल में ट्रीट हुए हैं जो कि ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। सो आई डू नॉट थिंक वी कैन डिस्क्रिमिनेट और वी कैन से कि भाई सरकारी अस्पतालों में ये कोविड के ज्यादा केस है, उनके अंदर एडमिट जरूर अब कोविड के ज्यादा हैं। जैसे इस टाइम एलएनजेपी में 40 के करीब कोविड के केस हैं, मगर उसके अंदर से एलएनजेपी के पर से जो कोविड के ट्रीटेड पेशेंट्स थे वो केवल 2-4 हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं, ये होम के अंदर इनजुडिशियस यूज ऑफ स्टीरॉयड्स, non-monitoring of sugar, and also lack of hygiene which is prevalent in the tubes etc that are going into the nose, those could be the factors which are important। और फेरेटिन, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, और जिंक की भी स्टडीज आ रही हैं कि ब्लड में फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है कोविड के केसेस में, और जिंक भी जो सप्लीमेंट है वो भी along with the कीटोएसिडोसिस, ये सब ब्लैक फंगस को पनपने का मौका देते हैं। और एज इट इज इंडियन एनवायरनमेंट इज देयर विच इज डूइंग, बट यस वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर इट, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। और सबसे जो चीज हमने डिस्कस नहीं करी है वो है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस अगर होगा तो ये फंगस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपका नाक बंद हो रहा है, इवन आप कोविड के बाद रिकवर होने के बाद आपको लग रहा है नाक बंद हो रहा है या कालापन दिख रहा है नाक में, या हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज कारणों पर चर्चा थी इसलिए उस मुद्दे पर मैं आई नहीं। लेकिन डॉक्टर राहित, बहुत जल्दी से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर शुरुआत में, क्योंकि हम ये हमारी एक समझ होती है कि शुरुआत में ही अगर आप एक हैवी डोज ले लेते हैं और बीमारी पनपने से पहले ही उसका खात्मा कर देते हैं, तो फिर आपको लॉन्ग रन में सही रहता है, वो ज्यादा बढ़ती नहीं है। अगर कोई हेल्दी पेशेंट है, शुरू में ही स्टेरॉइड ले लिया, कोरोना के थोड़े बहुत ही भी सिम्टम्स आए, तो क्या उसे भी आगे जाकर के उसकी इम्यूनिटी पर असर पड़ सकता है या म्यूकोमाइकोसिस का खतरा हो सकता है? देखिए, स्टेरॉइड में हमें ये भी समझना है कि स्टेरॉइड को स्टार्ट कब करना है। असली प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोगों के मन में आ गया है कि जैसे ही कोरोना से पॉजिटिव हो स्टेरॉइड शुरू कर दिया। जी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टेरॉइड भी हमें हफ्ता 10 दिन बाद शुरू करना है उसकी बेस्ट एफिकेसी लाने के लिए। अगर हम पहले स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे आ जाता है म्यूकरमाइकोसिस से। दूसरा, हमें ये समझना है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है
तो उसका इलाज ठीक है। किसी छोटे क्लिनिक या नर्सिंग होम में नहीं हो सकता, उसको एक बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहाँ पे टर्शरी लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जी। क्योंकि उनका जो इलाज होगा वो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स करेंगे, जिसमें एक ठीक ENT डॉक्टर होगा, जी, एक जी। आंखों का डॉक्टर होगा, जी। एक पैथोलॉजिस्ट होंगे, एक न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, एक इंटरवेंशनिस्ट होगा। तो एक पूरी टीम इसका इलाज करती है। और जो मेन चीज है वो है कि आप कितनी जल्दी इसको पकड़ते हैं, कितनी जल्दी बिल्कुल। आपने इसका इलाज समय पास कर दिया, वक्त बहुत उतनी कम है, जल्दी इसलिए मुझे थोड़ा सा patient आपको सही हो रोकना सकता पड़ रहा है। इनफैक्ट एक जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए थोड़ा रोकना पड़ा आपको, लेकिन आप लोगों ने जितनी जानकारियां दी मैं उम्मीद करती हूं कि लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ये समझना होगा। घर बैठे ऐसा कोई इस्तेमाल मत करिए जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, डॉक्टर सोनिला, डॉक्टर राहिल, डॉक्टर महिपाल, डॉक्टर धीरज कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, इसलिए डॉक्टर धीरज मैं आपके पास नहीं आ पाई। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें लगातार जारी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।